Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 17th ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के वीडियो में हमको ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे बात करनी है कि पूरे विश्व में भुखमरी का स्तर क्या है, गरीबी का स्तर क्या है और भारत कहाँ पर पोजीशन अपनी रखता है, वो सारी बातें आज हमें डिस्कस करनी है। इसका अगर पुराना वीडियो आपने नहीं देखा, मतलब 16 अक्टूबर के अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने ईपीएफओ के जो नियम चेंज हुए हैं, उडई में जो नियम चेंज हुए हैं, आधार अपडेट कराने के लिए जो कानून में नया परिवर्तन लाया गया है, नए चार्जेस लाए गए हैं, वो सारी बातें प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो 16 अक्टूबर का वीडियो जरूर से देख लेना। आज हम यहाँ पे 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पे बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज का इम्पोर्टेंट डे। तो 17 ऑफ अक्टूबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर द इरिडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, कि किस तरीके से गरीबी से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट बाय इंश्योरिंग रिस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर फैमिलीज, ये आपको थीम देखने को मिलेगी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में बताया गया है कि पूरे विश्व में गरीबी कितनी है। तो इसमें बताया गया लगभग 887 मिलियन इंडिविजुअल ऐसे हैं जो क्लाइमेट क्राइसिस के कारण बहुत ज़्यादा गरीबी में रहते हैं, जहाँ पर फ्लड की समस्या है, जहाँ पे सूखे की समस्या है। ये सारा डेटा यहाँ पे पब्लिश किया है। अभी हम डिटेल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे चर्चा करने वाले हैं, भारत की पोजीशन को भी डिस्कस करेंगे। तो आराम से वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको चाहिए है तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को और बूस्ट करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे ये जो मैगजीन्स है सितंबर मंथ की प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ है। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन के पेड नोट्स पेड नोट्स वाले सेगमेंट में जाके आपको ये सभी मैगजीन्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन या काउंसिल के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, जो दुनिया भर में ह्यूमन राइट के लिए काम करता है। ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उनको मॉनिटर करना, ये सभी काम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के होते हैं। अब इस काउंसिल में इंडिया को इलेक्ट किया गया है 2026 से 2028 के लिए, 2 सालों के लिए, 2026 से 2028 के लिए 2 सालों के लिए इंडिया को इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। और ये पहली बार नहीं है, ये 7th टाइम है जब इंडिया को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का फॉर्मेशन 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा किया गया था एंड जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया 7 टाइम इसका मेंबर रह चुका है, आप यहाँ पर डेट्स देख सकते हैं। फिलहाल हमें याद रखना है कि 2026 से 2028 के बीच में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर कौन बना है? इंडिया को इलेक्ट किया गया है। ठीक, नाउ बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताता है कि दुनिया भर में जो अलग अलग देश हैं उनमें गरीबी क्या है, भुखमरी का स्तर क्या है, कितने लोग हैं जो भूखे हैं, जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। तो 123 कंट्रीज का असेसमेंट किया गया। इन 123 देशों में भारत 102 नंबर पर है, मतलब भारत की कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, भारत सीरियस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 रिलीज किया गया है। इंडिया 102 नंबर पर है। इंडिया का स्कोर 25.8 है। इंडिया का स्कोर कितना है? 25.8 है और इंडिया सीरियस कैटेगरी में है। यहाँ पर जो स्कोरिंग होती है वो 0 से 100 के बीच में होती है। 0 का मतलब होता है जीरो हंगर, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे भूखा नहीं है, हर एक व्यक्ति के पास 2 वक्त का खाना है। और 100 का मतलब होता है कि एक्सट्रीम हंगरनेस है, मतलब बहुत ज्यादा भुखमरी है, लोगों के पास एक वक्त का खाना नहीं है। तो 0 से लेकर 100 तक स्कोरिंग की जाती है।
इंडिया का स्कोर 25.8 है और इंडिया सीरियस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंडिया की रैंकिंग देखा जाए तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। लास्ट ईयर इंडिया 105 नंबर पे था और अभी इंडिया 102 नंबर पे है। ना बात करते हैं कि बॉटम कंट्री कौन सी है, 123वें स्थान पर कौन है। तो बॉटम पे आपको सोमालिया देखने को मिल जाएगा। सोमालिया के बाद साउथ सुडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज हैं उनमें आपको हंगर की प्रॉब्लम, भुखमरी और गरीबी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो 123 नंबर पे सोमालिया आपको देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं टॉप कंट्रीज, तो अर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया, ये आपको टॉप कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2006 से पब्लिश किया जा रहा है। पहले इसको पब्लिश करने का काम इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और जर्मनी का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वेल हंगर लाइफ जर्मनी, इनके द्वारा इसे रिलीज किया जाता था। लेकिन 2018 में ये जो इंस्टीट्यूट है ना, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने विड्रॉ कर लिया। अब जर्मनी के इंस्टीट्यूट और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। ना बात करते हैं लाइमस्टोन के बारे में। लाइमस्टोन मतलब एक तरीके से आपका चूना पत्थर। अगर इसका फॉर्मूला हम देखेंगे केमिस्ट्री की भाषा में, अगर बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आपको देखने को मिल जाएगा। हम सभी को पता है कि लाइमस्टोन का इस्तेमाल हम सीमेंट उद्योग में करते हैं। इसका इस्तेमाल हम क्ले और डेकोरेटिव स्टोन बनाने में करते हैं। ठीक है, कई सारे कंस्ट्रक्शन वर्क में, मैन्युफैक्चरिंग में हम लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट अभी तक माइनर एंड मेजर दोनों कैटेगरी के मिनरल्स में इस्तेमाल होता था। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैल्शियम कार्बोनेट को मेजर मिनरल की कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें लाइमस्टोन को एंटायरली मेजर मिनरल की कैटेगरी में शामिल किया है। पहले ये मेजर और माइनर दोनों मिनरल्स की कैटेगरी में आता था। अब आखिरकार मेजर मिनरल और माइनर मिनरल्स में क्या अंतर है? अभी जो मेजर मिनरल्स होते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस मतलब माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 के अंदर रजिस्टर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोल, क्वार्ट्ज वगैरह आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में लार्ज स्केल पे मेजर मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। माइनर मिनरल्स क्या होते हैं? जिन्हें माइनर मिनरल्स कंसेशन रूल्स फ्रेम स्टेट गवर्नमेंट के 1957 के एक्ट के अंदर रजिस्टर किया गया है। ये लो वैल्यू मिनरल्स या मटेरियल होते हैं जिनका इस्तेमाल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो लाइमस्टोन को पहले दोनों कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने फिलहाल में नोटिफिकेशन इशू किया है और इसे मेजर मिनरल की कैटेगरी में शामिल किया गया है। लाइमस्टोन एक प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक मतलब अवसादी चट्टानों का प्रकार आपको मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, शुगर, केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। नाउ बात करते हैं हम वाइल्ड एलिफेंट के बारे में। आप लोग अक्सर न्यूज़ में देखते रहते हैं कि ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा है, उनके बीच में मुठभेड़ होती है, कई बार जानें चली जाती हैं और लगातार इनके हैबिटेट भी लॉस्ट हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं साउथ इंडिया में जहाँ पर एलिफेंट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर भी आप देखेंगे कॉफ़ी प्लांटेशन वगैरह हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण इनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन होते जा रही है। तो इसी रिपोर्ट में यही डेटा पब्लिश किया गया है। ठीक है, इंडियाज वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन फॉल 25% इन 8 years। 8 सालों में 25% की कमी आई है हाथियों की जनसंख्या या पॉपुलेशन में। DNA सेंसस आपको देखने को मिल रहा है। India's first nationwide DNA-based census has found that population of wild elephant in the country has declined by about 25% in the 8 years। ये बात बोला है, इसका रीजन है श्रिंकिंग फॉरेस्ट और इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट विथ ह्यूमन। DNA based synchronized all India population estimate of elephant के द्वारा द स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इसमें बताया गया है कि 2017 में एलिफेंट की पॉपुलेशन 29,964 थी, लेकिन अब इनकी पॉपुलेशन 22,000 बची है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कर्नाटका में, लगभग 6,000। कर्नाटका के बाद आसाम, तमिलनाडु, केरला, उत्तराखंड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम एशियन एलिफेंट्स के बारे में बात करें तो इन्हें हम एलिफस मैक्सिमस के नाम से जानते हैं।
13 कंट्रीज में पाए जाते हैं और इनका जो जेस्टेशन पीरियड मतलब इनका जो प्रेगनेंसी काल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 22 महीनों का। इन्हें आईयूसीएन की इंडेंजर कैटेगरी में शामिल किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कई बार एनवायरनमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से निकल कर आते हैं कि एशियन एलिफेंट को आईयूसीएन की किस कैटेगरी में रखा है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपको इंडेंजर कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। चलिए अब दो एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एडिशन, पहली बार इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में एक एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन है इंडिया साउथ कोरिया नेवल बायलेटरल एक्सरसाइज का, जो कि 13 अक्टूबर को हुई बुसान नेवल बेस साउथ कोरिया में। इसमें इंडिया की तरफ से आईएनएस सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया था। आईएनएस सह्याद्री जो है वो शिवालिक क्लास की आपको शिप देखने को मिलेगी। इंडिजीनियसली डिजाइंड है और 2012 में इसे कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में। ठीक है, ये पहला एडिशन है, कहाँ पर हुआ? बुसान नेवल बेस साउथ कोरिया में देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं नेटो के बारे में। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नेटो कंट्रीज हैं, इन नेटो कंट्रीज के बीच में आपस में एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम स्टीट फास्ट नून के नाम से जानते हैं। एनुअल होने वाली एक्सरसाइज है और नेटो कंट्रीज के बीच में ही एक्सरसाइज होती है। इस साल नीदरलैंड इसे होस्ट करने जा रहा है। ये बताती है न्यूक्लियर पावर के बारे में। इसमें एक तरीके से न्यूक्लियर एक्सरसाइज आपको ये देखने को मिल जाएगी और नेटो अलायंस मेंबर के बीच में होती है। ठीक है। इस बार नीदरलैंड होस्ट कर रहा है। नाउ बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16th फाइनेंस कमीशन के टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन के टेन्योर को एक महीने के लिए एक्सटेंड किया है, 30 नवंबर तक। जो 16th फाइनेंस कमीशन बना है, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगड़िया। आपको 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी याद रखने हैं, एन के सिंह है और 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया हैं। 16th फाइनेंस कमीशन को कहा गया था कि आप अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सबमिट करेंगे। शायद रिपोर्ट रेडी नहीं हो पाई होगी, इसलिए एक महीने मतलब 30 नवंबर 2025 तक के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जब इनकी रिपोर्ट आ जाएगी वो रिपोर्ट 5 साल के लिए वैलिड रहेगी। 1 अप्रैल 2026 से हमारे देश में 16th फाइनेंस कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन आएंगे उन्हें माना जाएगा। फाइनेंस कमीशन जो होता है, जिसको हम वित्त आयोग कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में अनुच्छेद नंबर 280 में फाइनेंस कमीशन की चर्चा आपको देखने को मिल जाएगी। ये अपनी रिपोर्ट, ये जो फाइनेंस कमीशन है, अरविंद पनगड़िया अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद प्रेसिडेंट को देंगे और राष्ट्रपति दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा में इस रिपोर्ट को रखवाएंगे। जो हमारा फाइनेंस कमीशन होता है उसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर होते हैं और इन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें अपॉइंटमेंट किया जाता है और इनका कार्यकाल मतलब जो होता है या जो इस्तीफा वगैरह होता है वो भी प्रेसिडेंट को दिया जाता है। फंक्शन क्या होती है? टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में कितना टैक्सों का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 275 के अंदर कितना ग्रांट दिया जाएगा, अनुदान जिसको बोलते हैं। पंचायत और म्युनिसिपालिटीज के लिए क्या बजट होगा, क्या फंड होगा। और प्रेसिडेंट जिस भी मैटर पे, फाइनेंशियल मैटर पे एडवाइस चाहते हैं तो फाइनेंस कमीशन उस पर भी एडवाइस देने का काम करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एशियन एक्वाटिक चैंपियनशिप के बारे में। 11th एडिशन एशियन एक्वाटिक चैंपियनशिप का कंक्लूड हुआ है। ठीक है, कहाँ पर? वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गुजरात, अहमदाबाद में। पहली बार है जो कि वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एशियन एक्वाटिक चैंपियनशिप का 11th एडिशन हुआ था। यहाँ पर मेडल टैली में चाइना टॉप पर है। मेडल टैली में चाइना टॉप पर है। चाइना को 40 गोल्ड मेडल मिले हैं, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। इंडिया की बात करें तो इंडिया 11th पोजीशन पर है और इंडिया को टोटल 13 मेडल मिले हैं। ठीक है, जिसमें से 0 गोल्ड है, 4 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप है इसको स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की मदद से ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें स्विमिंग, इसके अलावा आर्टिस्टिक स्विमिंग, डाइविंग और वाटर पोलो जैसे इवेंट्स हुए थे। ठीक है, भारत को टोटल 11 मेडल्स मिले हैं जिसमें से एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। अब यहाँ पे एक नाम याद रखना है, श्री हरि नटराज का। ये बेस्ट एथलीट रहे हैं, इन्हें 7 मेडल मिले हैं अलग अलग स्पोर्ट्स कैटेगरी में।
नाउ बात करेंगे वीमेंस ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में। तो वीमेंस ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप भी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, कहाँ पर? कोची केरला में। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि वीमेन फुटबॉल ब्लाइंड वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो कोची केरला में हुआ था। फाइनल मैच जो है अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में खेला गया। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हरा दिया और ट्रॉफी को लिफ्ट किया। तो अगर पूछा जाए कि वीमेंस ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो अर्जेंटीना ने जीता है। यहाँ पर टोटल 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। कोची केरला में से ऑर्गेनाइज करने का काम किया गया और ये सेकेंड एडिशन था। पहला एडिशन 2023 में बर्मिंघम में हुआ था और ये सेकेंड एडिशन है 2025 में कोची केरला में ऑर्गेनाइज किया गया। नाउ बात करते हैं आर्चरी प्रीमियर लीग के बारे में। जैसे कि आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही तीरंदाजी के क्षेत्र में आर्चरी प्रीमियम लीग होती है, जो कि नई दिल्ली में हुई। ठीक है, ये पहला एडिशन था, ये पहला एडिशन था आर्चरी प्रीमियर लीग का। ठीक है, कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई, 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में, और टोटल यहाँ पर 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, फाइनल जो खेला गया था वो राजपुताना रॉयल्स और पृथ्वीराज योद्धा के बीच में खेला गया और राजपुताना रॉयल्स ने पहला एडिशन आर्चरी प्रीमियर लीग का जीत लिया है। ठीक, ना बात करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन इंटेंसिटी के बारे में। वो कौन सा राज्य है जहां पर नॉर्मल लेन देन में यूपीआई ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कैश ट्रांजैक्शन की जगह यूपीआई ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा जो यूपीआई इंटेंसिटी है वो तेलंगाना स्टेट में है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पेपर पब्लिश किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन पेपर। इसमें पाया गया कि तेलंगाना जो है उसमें हाईएस्ट यूजेज इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी यूपीआई की ट्रांजैक्शन की। फर्स्ट नंबर पे तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो यूपीआई ट्रांजैक्शन किया जा रहा है वो फोन पे की सहायता से किया जा रहा है, लगभग 58%। ठीक है, लेकिन इसमें कहा है यूपीआई ट्रांजैक्शन में जो टिकट साइज है, टिकट साइज मतलब जितने रुपए का आप ट्रांजैक्शन करते हैं, पानी पूरी खाई 20 रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया, कोई सामान खरीदा 100 रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया, तो जो यूपीआई टिकट साइज है वो रिड्यूस हुआ है। बिलो 500 आपको मैक्सिमम टिकट साइज देखने को मिलेंगे। कैश विदड्रॉ इंटेंसिटी अभी भी हाई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, मतलब यहाँ पर और भी ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने की जरूरत है। लेकिन इसका रीजन ये दिया गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, केरला, गोवा, जहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, ये सभी टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे अधिकतर पर्यटन से पैसा आता है, रेमिटेंस आता है, सर्विस सेक्टर ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन भी ज्यादा है। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। नाउ बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली भारत की जीडीपी क्या फोरकास्ट की है। तो FY26 के लिए वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की जीडीपी 6.5% रहेगी। पहले इन्होंने 6.3% कहा था, लेकिन कहा कि लगातार भारत जो है एक उभरती हुई इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसलिए भारत की जीडीपी FY26 में 6.5% रहने का अनुमान है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने FY27 के लिए भारत की जीडीपी बताई है 6.3%। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कहा गया कि यूएसए के द्वारा ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस या टैरिफ लगाए जा रहे हैं। सिमिलर अगर आईएमएफ के बारे में बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंगली भारत की जीडीपी 6.6%, सॉरी 6.6% आपको 2025-26 में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गूगल मैप के बारे में। हमें कहीं जाना है, कुछ नेविगेट करना है, तो हम फट से क्या करते हैं? गूगल मैप की मदद से नेविगेट करते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। पर क्या गूगल मैप इंडिजीनियस है? क्या भारत में निर्मित है? आंसर है नहीं। तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जो विदेशी टेक्नोलॉजी है उनकी जगह इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत का भी अपना एक मैपिंग सिस्टम तैयार हो चुका है जिसका नाम है मैपल्स। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इंडोर्स मैपल एज अ इंडिजीनियस ऑल्टरनेटिव टू द गूगल मैप। तो गूगल मैप का एक इंडिजीनियस ऑल्टरनेटिव आपको देखने को मिल जाएगा मैपल। इसे इंडोर्स किया है। ये एक नेविगेशन ऐप है जिसको तैयार करने का काम मैप माई इंडिया के द्वारा किया गया है। इससे हम आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को प्रमोट करते हैं। मैपल जो है वो सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड नेविगेशन ऐप है गूगल मैप के बाद। गूगल मैप के बाद सबसे ज़्यादा जो किसी नेविगेशन को लॉन्च डाउनलोड किया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड किया गया है, तो वो मैपल आपको देखने को मिल जाएगा। और इंडियन रेलवे भी MOU साइन कर रहा है मैपल के साथ फॉर द मैपिंग सर्विसेज।
इसके अलावा ये इंडोर नेविगेशन भी प्रोवाइड करता है मॉल्स में, बिल्डिंग्स में। 12 से ज़्यादा भाषाओं में अवेलेबल है। ये अलर्ट भी देता है, स्पीड ब्रेकर है, टर्न है, एक्सीडेंट हो गया है, तो वो सारे अलर्ट्स भी ये देने का काम करता है। क्लियर है? इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जो अब नए मोबाइल फ़ोन तैयार किए जाएंगे अंडर द PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, तो मैपल को इंट्रीगेट वहाँ पर किया जाएगा। जैसे कि गूगल मैप इंट्रीगेटेड होता है, वैसे ही मैपल्स को भी इंट्रीगेट करने की बात यहाँ पर कही गई। नाउ बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा 3 नई सर्विसेज की शुरुआत की गई है। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि हमने वर्चुअली 3 न्यू डोर टू डोर फ्रिगेट एंड पार्सल सर्विस की शुरुआत की है, लॉजिस्टिक अपने सिस्टम को और बूस्ट करने के लिए। कौन कौन सी हैं वो 3 सर्विसेज? पहली है अशॉर्ट ट्रांजिट कंटेनर सर्विस, दिल्ली से कोलकाता के बीच में होगा। ये कंटेनर सर्विस है जो रिलायबल होगी और दिल्ली से कोलकाता के बीच में इसकी शुरुआत की गई है, लॉजिस्टिक सर्विस है। फिर डोर टू डोर पार्सल सर्विस मुंबई से कोलकाता के बीच में है। ठीक है, इसमें जो वैन होगी वो घर जाके पार्सल को कलेक्ट करेगी और डिलीवरी एड्रेस पे पार्सल को भेजेगी, मतलब डोर टू डोर डिलीवरी होगी। नेक्स्ट है रेलवे गुड्स शेड एंड एज इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब। इसके अंदर सिलेक्टेड जो गुड्स सेट होते हैं जहां पर गुड्स को रखा जाता है, वहां से कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसशिपमेंट को किया जाएगा। तो 3 प्रकार की सर्विसेज यहाँ पे शुरू की जा रही हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति। इसका 5th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी आपकी बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए समुद्र शक्ति एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में होती है, तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। 5वां एडिशन विशाखापत्तनम में हुआ और यहाँ पर इंडिया की तरफ से आईएनएस कवरत्ती ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक, चलिए आज की लास्ट न्यूज पे हम बात करते हैं। गोवा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रवि नायक जी का कार्डिक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया है। ये 7 टाइम MLA रहे हैं गोवा से और 2 बार गोवा के चीफ मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है और ये MGP पार्टी से बिलोंग करते थे। ये पहली बार गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में 1984 में सिलेक्ट हुए थे। इसके अलावा 2 बार चीफ मिनिस्टर गोवा के रहे हैं, पहली बार 1991 से 1993 के बीच में और दूसरी बार केवल 6 दिनों के लिए 1994 में केवल 6 दिनों के लिए ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं गोवा के। और ये गोवा की हिस्ट्री में सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए रहने वाले मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। रवि नायक जी, इनका निधन हो गया है। इनके बारे में जितनी यूजफुल बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अंत में है क्वेश्चन ऑफ द डे। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट RBI data, which Indian state has the highest per capita uses intensity of UPI transaction? तो सबसे ज्यादा UPI कहाँ पर यूज किया जा रहा है? ये 4 स्टेट हैं। जो भी सही आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, सारी न्यूज समझ में आई होगी। अगर कोई टर्म है जो आपको नहीं समझ में आई तो आप टेलीग्राम पे पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है तो शेयर ज़रूर करेंगे और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।